Okay. Hello students. Okay. Yes. Welcome Muskan, Sakshi, Kanchan, Zay, Shadab. Okay. Welcome all of you. Welcome to the class guys. सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द स्टूडेंट्स and those who are watching my lecture. So guys, let me introduce myself. I am CS Mayank Agrawal, company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have completed my MCOM in business policy and corporate governance. I am a verified plus educator on Unacademy, having a teaching experience of more than 8 years, and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. This is my profile where you can go and watch all the lectures which I have completed on Unacademy लर्निंग ऐप, और यहाँ से आप सारे कोर्सेस को देख सकते हैं. ओके चलिए. सो आज की जो क्लास है बेटा, आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम. ये पूरा सीरीज है जो मैंने अपने लाइव बैच में अपने प्लस कोर्सेस में स्टार्ट किया हुआ है, सारे चैप्टर्स को लेके. पहला चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एंड दैट इज नेशनल इनकम. उसके अलावा अगर मैं स्पेशल क्लास की बात करूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, तो ये सारे डिटेल्स जो हैं ये फ्री क्लासेस के हैं. हर संडे सुबह 10 बजे ये इसका सेशन होता है जो आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन एक हुआ था 20 तारीख को, दैट इज ग्राफ ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट 3 बजे. तो आप उसको ज़रूर देखिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके मेरा नाम सर्च करके. चलिए मुद्दे पे आते हैं. आज का पहला, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम. सर व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स यू हैव क्रिएटेड. तो गाइज हमारा जो रेगुलर बैच कोर्स है उसमें लगभग 3 बार मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. एक रेगुलर बैच कोर्स में, दूसरा वीकेंड बैच कोर्स में, देन रिविजन बैच में. तो लगभग 3 बार मिनिमम कंप्लीट हो चुका है ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो नाउ nothing is left, so I am giving you all those questions which can come in the examination and you have to and you may find difficulty in that. That is high order thinking skills questions of national income. कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखेंगे इसमें, आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है. कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम. पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर. इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आंसर एग्जाम में लिखते कैसे हैं. ये रेगुलर क्लास के पीपीटीज हैं. और ओके नाउ, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. कमेंट. इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देगा. क्या लिखा हुआ है? इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी national product is equal to national income. Now what is the meaning of this? How you will write the answer? So the first thing which you need to keep in mind is that you have to write the answer in 3 parts. The first one is introduction, second one you have to explain the given statement, and third you will write the conclusion. तो ये 3 पार्ट में आप हमेशा आंसर लिखोगे. ये पहली चीज जो मैं आपको समझा रहा था.
अभी मैं पहले आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा, इसका आंसर समझाऊंगा, और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी रेडी विद द पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू फील लाइक. ओके, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो यहीं से, बिकॉज द पीडीएफ विल बी अवेलेबल ओनली टू द प्लस क्लास स्टूडेंट्स. ओके, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. अभी देखिएगा, जब हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड्स और दूसरे होते हैं फर्म्स. देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स. नाउ हाउस होल्ड्स का काम क्या है कि हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को. हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. द फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. फर्म्स क्या करते हैं, फर्म्स उन सारे फैक्टर सर्विसेज को कंबाइन करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड्स को. यहां पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है. एंड दैट इज नोन एज व्हाट, रियल फ्लो. दूसरा, अगर हम देखें तो बिना पैसे के तो काम नहीं चलता है. तो हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म्स को, तो फर्म्स उसके बदले उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, फैक्टर पेमेंट्स. यहां पे आप देख सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कि हाउस होल्ड्स की इनकम बन जाती है और फिर हाउस होल्ड्स उन्हीं पैसे को खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे. तो अगर मैं इसको मर्ज करूं, अगर मैं आपको इसका नंबरिंग या सीक्वेंस बताऊं तो कैसा सीक्वेंस होगा, आइए समझते हैं. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला आएगा यहां पे कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं किनको, फर्म्स को. हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. सेकेंड, द फर्म्स आर पेइंग फैक्टर इनकम, the firms are paying rent, wages, interest and profit to the households which becomes their income. और हाउसहोल्ड्स उन्हीं पैसों को खर्च कर रहे हैं, हाउसहोल्ड्स उन्हीं पैसों को खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में, और फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है. तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको नेशनल, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है. ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जो नेशनल प्रोडक्ट होता है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. कमेंट कीजिए इस बात पे. तो आप लिखोगे कैसे, आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया, आपको कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर, but the main point is how to write the answer in the examination. This is the major concern of the students. So I am telling you how to present. आप लोग एक आंसर आराम से देख के फटाफट लिखिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा. सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप ये समझाओगे कि वो क्वेश्चन में जो टॉपिक दिए उसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे in a two sector economy there are only firms and households. टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो लोग हैं, दैट इज फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स. ठीक, उसके बाद आप बताओगे कि नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. सो नेशनल प्रोडक्ट मींस द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट. उसके बाद आप लिखोगे कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन के कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में. So national income refers to the income that is generated by the factors of production and specifically अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रेसिडेंट. ठीक, अभी यहां पे आपको ये समझाना है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब क्या है. सो हाउ यू विल राइट स्टार मार्क करोगे आप और लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. And then you will write in the given diagram the households are providing factor services to the firms and firms are providing goods and services to the households. हाउसहोल्ड जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले उनको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है वो हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड किया जा रहा है और हाउसहोल्ड्स पूरा का पूरा अपना इनकम उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगा दे रही है.
मतलब ये हो रहा है कि जितना नेशनल प्रोडक्ट से जो पैसा जनरेट हुआ है, वही पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इस वजह से हम कहते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम दोनों बराबर होते हैं, किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी में। इसका कारण यह होता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं दैट देयर आर नो सेविंग्स। हाउस होल्ड जितना कमा रहा है पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में लगा दे रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये पहला क्वेश्चन था। तो आपको अगर मैं समराइज, आपके इस क्वेश्चन को मैं समराइज करूं तो हाउ यू विल राइट? यू विल डिवाइड द आंसर इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट बीइंग द इंट्रोडक्शन वन, पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा आप लोग लिखोगे उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। एंड द थर्ड वन विच यू विल राइट इज कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन। And this presentation, you can use this presentation everywhere. हर थियरी सब्जेक्ट में आप इस प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो, इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट गुड्स हैव, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड व्हाइल द फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका कैसा है? डिराइव्ड डिमांड, और फाइनल गुड्स का डायरेक्ट डिमांड। कमेंट। नाउ समझिएगा डिराइव्ड डिमांड और डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि लोग शूज की डिमांड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में शूज की डिमांड बढ़ते जा रही है, तो जो भी प्रोड्यूसर शूज बनाता है वो लेदर की डिमांड को बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या है कि लेदर जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि एक इंटरमीडिएट गुड्स है शूज बनाने के लिए, उसकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब शूज की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो शूज है वो फाइनल गुड्स है और उसकी डिमांड तभी बढ़ाई जाएगी, उसमें जो यूज होने वाला गुड्स है दैट इज लेदर, उसकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब शूज की डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए कि मार्केट में शूज की डिमांड ही नहीं है तो लेदर की डिमांड भी नहीं होगी। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स है दैट इज लेदर, उसकी डिमांड शूज की डिमांड पर निर्भर करती है और वो अपनी डिमांड शूज की डिमांड से डिराइव करता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स का डायरेक्ट डिमांड होता है। फाइनल गुड जो होती है उसका डिमांड किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस आंसर, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज हाउ द आंसर शुड बी प्रेजेंटेड इन योर एग्जामिनेशन। यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। One of my student has scored 100 out of 100 in economics with this presentation. Okay, now सबसे पहले आप लोग लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग, द फर्स्ट थिंग विच यू विल राइट इज आंसर टू क्वेश्चन 2 इन द मिडिल ऑफ द पेज। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसका ध्यान बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन पर नहीं जाता है, तो वो आपको हाईलाइट करना एकदम सेंटर में लिख के। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग, ध्यान से समझिएगा, देन यू विल राइट मीनिंग कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको या तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि जो ऊपर दिया गया है दैट इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड एंड द फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, इसको आप समझाओगे। अक्षत ये वाला पूरा आंसर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, फिर आपका डाउट लूंगा, ठीक है। द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज सेड टू हैव डिराइव्ड डिमांड व्हेन इट्स डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड तब कहेंगे जब उसकी डिमांड किसी दूसरे कमोडिटी के ऊपर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जो बिल्डिंग्स है,
अगर मान लीजिए कि सभी के सभी अपना घर बनाने लग गए, ठीक है, इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग्स की डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से बिल्डिंग्स में यूज होने वाले सारे गुड्स जो होंगे जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, ये सारी की सारी की डिमांड बढ़ते चले जाएगी। तो इसका मतलब ये कि सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स है और इनकी डिमांड कब बढ़ रही है? जब बिल्डिंग्स की डिमांड बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग्स की डिमांड ना बढ़े तो इनकी डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड द फाइनल गुड सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। अब यहां पर जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे लिए जो कार है ये मेरे लिए फाइनल गुड्स है। आई एम द हाउस होल्ड, कार मेरे लिए फाइनल गुड्स है। तो जो फाइनल गुड्स है वो कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, इसलिए वो किसी दूसरे गुड्स की डिमांड पर निर्भर नहीं करती है। इज इट क्लियर? ये जो डिराइव डिमांड का कंसेप्ट है ये आपका क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में था। आई होप यू गाइज रिमेंबर क्लास 11 का थोड़ा बहुत। सर क्या बात करते, 12th का ही ढंग से याद नहीं है, 11th का कहाँ से याद रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आप लोग लिखोगे बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन में सर लिखते क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनना, कंक्लूजन में आप लिखते हो जो क्वेश्चन में दिया है उसी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट इन द आंसर फॉर्म। जैसे कि वहां क्वेश्चन पूछा क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड एंड फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, कमेंट। तो आप लिखोगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन और फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट द इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड एंड फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। ओके, मूविंग ऑन। चलिए अगला, नेक्स्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस, नेशनल इनकम पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा सिंपल है, ये इसमें कोई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन जैसे बात नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो वो लोग कुछ भी लिख के आते हैं। ठीक है, मैंने जब क्वेश्चन पूछा था बच्चों से अपने क्लास में कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन जीडीपी, तो अजीबो गरीब आंसर मिले थे। बच्चे क्या करते, जब उनको आंसर नहीं आता है तो दो वर्ड को मिला के कुछ भी आंसर बना देते हैं। और ये अच्छी बात है एग्जाम के लिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन न आए तो कुछ भी लिख के आना, लेकिन लिख के जरूर आना, छोड़ के मत आना। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझाओ, तो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं और कंट्रीज जो हैं इस फेवर में है कि हमें ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट यूज करना चाहिए। अब ये ग्रीन जीडीपी एग्जैक्टली होता क्या है तो समझना, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो जाने अनजाने हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। एक इन्वायरमेंट को जब नुकसान पहुंचता है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होने लग जाता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लग जाता है। और इसी का कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, पॉल्यूशन, ये सब जो कारण है ये इसी वजह से होता है। ग्रीन जीडीपी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमने नुकसान पहुंचाया है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमने नुकसान पहुंचाया है इन्वायरमेंट को, उसको एडजस्ट किया जाए, उसके डिप्लीशन को एडजस्ट किया जाए। सो ग्रीन जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री विच इज एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी जब एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहली चीज तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ना तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन
में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण जो नुकसान हुआ है उसको कंसिडर करते हैं। ना ही हम लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज किया है और उसकी वजह से जो उसको नुकसान पहुंचा है उसको कंसिडर करते हैं। ना ही हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को कंसिडर करते हैं। मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की जीडीपी है 5,000 करोड़, तो उस 5,000 करोड़ की वैल्यू में हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें हमारा इन्वायरमेंट का कितना नुकसान हुआ, उसमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कितने एक्सप्लॉइट हुए, उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कितना डिप्लीशन हुआ, ये सबको हम कंसिडर नहीं करते हैं। और जब हम इन चीजों को कंसिडर करके अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है ग्रीन जीडीपी। तो एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलिए कि 5,000 करोड़ हमारी जीडीपी आई। सब एकदम इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसका एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है। उसमें जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा है उसकी वैल्यू हम कैसे भी एस्टिमेट कर देते हैं 1,000 करोड़। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी ग्रीन जीडीपी दैट इज 4,000 करोड़। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो मैंने कंसिडर किया है ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को कंसिडर किया है। द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लेट्स टेक 1,000 करोड़ रुपीज। तो ये हो गया ग्रीन जीडीपी। अभी एक एक्सप्लेनेशन में और क्या क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो दैट द जीडीपी डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड थिंग इज दैट इफ द जीडीपी इंक्रीजेज, अगर हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि जो हमारी जीडीपी आएगी वो मिसलीडिंग होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आपके आसपास में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई। अब वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने के कारण हुआ क्या कि वहां पे लोगों को रोजगार मिला, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे प्रोड्यूस हुए, इससे हमारी कंट्री की जीडीपी तो बढ़ी। लेकिन वो फैक्ट्री उस इलाके में होने के कारण वहां की जो हवा थी, वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां के जो आसपास के लोग रह रहे थे उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। मतलब क्या हुआ दैट जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट it is not reflecting in the welfare of the people, the welfare of the people is deteriorating। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे भले जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना जारी रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी जीडीपी की वो आपके लोगों के वेलफेयर को डिनोट नहीं करेगी, और ऐसे जीडीपी का कोई मतलब नहीं जिससे लोगों का भला ना हो। इसीलिए the concept of green GDP is included which helps to attain a sustainable use of the natural resources and equitable income distribution। और इसलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो फेवर करते हैं कि ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट लाना चाहिए। ओके, now moving on to the next topic, question number 4, why the outcome of the value added method and expenditure method is GDP and income method is NDP at FC। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने कभी ये सोचा, ये क्वेश्चन बाय द वे किसी बुक में नहीं दिया, ये क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट था तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और जब मैं अपनी क्लास में मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाता हूँ तो मैं ये बिल्कुल लॉजिकली बताता हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड का जो आउटकम होता है, जो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम होता है वो जीडीपी एट एमपी क्यों होता है, और इनकम मेथड का जो आउटकम होता है वो एनडीपी एट एफसी क्यों होता है। आइए समझते हैं। ओके, कंगन अग्रवाल, बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन मैंने अपने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया हुआ है। वेलकम आदर्श शेख, वेलकम टू द क्लास। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो,
ये जो जीडीपी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये होता है जीडीपी। अब समझना, इसको यहां पर मैं समझाता हूं। ये है प्राइम, ओके, दिस इज प्राइमरी सेक्टर, this is secondary sector and this is tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर ने अपनी जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन किया वो था 10,000 रुपए का, सेकेंडरी सेक्टर ने उसमें वैल्यू एडिशन किया 5,000 रुपए का, और टर्शियरी सेक्टर ने उसमें वैल्यू एडिशन किया, या इसको ले लेते 6,000 का सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर ने उसमें वैल्यू एडिशन किया 4,000 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या थी, तो आप कहोगे सर ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेड बाय द प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेड बाय द सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेड बाय द टर्शियरी सेक्टर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है वैल्यू एडेड मेथड में मैंने पढ़ाया था। The GDP at MP refers to the market value of all the final goods and services that all the producers are producing within the domestic territory. That is known as GDP at MP. 20,000 rupees. Yes or no? अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड होता है वो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, इधर उधर अगर ध्यान गया थोड़ी समय के लिए भी नहीं समझ में आएगा और मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा वापस। जब हम वैल्यू एडेड मेथड लेते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड में हम लेते हैं हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, टर्शियरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक। और इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। तो ये जो जीडीपी एट एमपी आता है ये एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के प्रोडक्शन स्टेज का ही पार्ट होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो हमने प्रोडक्शन फेज पढ़ा था जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी एट एमपी होती है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको जब कंज्यूमर खरीदेगा तो किस प्राइस पर खरीदेगा? मार्केट प्राइस पर खरीदेगा कि कॉस्ट पे खरीदेगा? बताइए। जब कंज्यूमर उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो किस रुपए पे करेगा? जितने में माल बना या जितने में माल बिका? मार्केट प्राइस पर करेगा कि कॉस्ट पे करेगा? ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे करेगा। तो जब कंज्यूमर खर्च करता है तो वो किस वैल्यू पर खर्च करता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा सभी सेक्टर्स के द्वारा वो 20,000 के बराबर होगा। यस और नो? इसीलिए वैल्यू एडिशन मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में जो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम आता है वो जीडीपी एट एमपी आता है। आई बात समझ में? यहां तक अभी ध्यान से समझिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला जो है प्रोडक्शन फेज में जीडीपी एट एमपी आया, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर, उसके पास ये टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आया। वो उसमें से क्या करता है? डेप्रिसिएशन माइनस करता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक। उसके अलावा उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना है और जो उसको सब्सिडीज मिलेगा वो उसका फायदा है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। उसके बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उस वैल्यू को वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन चारों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और यही तो इनकम मेथड होता है।
तो याद रखिएगा वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में जो वैल्यू आई दैट इज नोन एज जीडीपी एट एमपी, और इनकम मेथड में जो वैल्यू आई दैट इज डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, दैट इज नोन एज व्हाट, एनडीपी एट एफसी। सभी को क्लियर है क्या? ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर? अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में? सबसे पहले आप लोग लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 in the center, then you will write in the value added method the value of the goods and services is determined as the sum total, it is determined as the sum total of the contribution made by all the three sectors of the economy and that is known as value addition. सो वैल्यू एडिशन को हम कहते हैं जीवीए एट एमपी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जीवीए एट एमपी और जीडीपी दोनों सेम है क्या? बेटा ध्यान से समझिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, और जब तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलती है दैट इज नोन एज जीडीपी। सो summation of GVA at MP is equals to GDP, which means the total value of all the final goods and services produced. Okay, एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या इन्वेस्ट जो हाउस होल्ड्स हो, या फॉरेन सेक्टर हो, जो भी सेक्टर्स होते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग बट द जीडीपी एट एमपी। इसी वजह से जो वैल्यू एडिशन मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसका आउटकम जीडीपी एट एमपी होता है। अब अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना शेयर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और प्रोड्यूसर्स उनको देता है आफ्टर एडजस्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट करने के बाद जो भी वैल्यू बचता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज एंड देयरफॉर द आउटकम ऑफ द इनकम मेथड इज एनडीपी एट एफसी। Is it clear all of you? ठीक है, चलिए नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, नेशनल इनकम पार्ट 3। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे अभी। लेट मी टेल यू दैट if you want to get the conceptual clarity on all the topics of economics then you must join my classes. मेरा पूरा फोकस होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में। दूसरा, मैं आपके हर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ कुछ इस तरीके से रिलेट करके समझाऊंगा जिससे कि वो टेक्निकल टॉपिक आपके लिए बड़ा इजी बन जाए। तीसरा, करंट अफेयर्स से मैं उस टॉपिक को इस तरीके से लिंक करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स वो पढ़ क्यों रहे हो और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीकेशन क्या होगा। आंसर राइटिंग सेशंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को काफी पसंद आता है, और ये जितने भी मैंने पीडीएफ अभी दिखाए हैं आप लोग को, ये हम लोगों ने क्लास में नोट्स बनाए हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू इन द आंसर राइटिंग सेशन। आई टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन एंड द स्टूडेंट्स improve in their answer writing, presentation as well as their handwriting, which is very important to fetch the marks. आपको मेरी क्लासेस में जो नोट्स मिलेंगे बेटा वो हैंड रिटन इसी तरीके से मिलेंगे, क्लास में मैं लिखवाऊंगा, और कुछ पीपीटीज भी उसके साथ मिलेंगे। जिसमें पीपीटी की आवश्यकता होगी वो पीपीटी में, रिवीजन नोट जो है चार्ट फॉर्म में पिक्चर्स के साथ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर क्लास में। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अभी चल रहे हैं। जनवरी की अगर मैं डिटेल्स की बात करूं, जो क्लासेस अभी चल रहे हैं क्लास 12th की, तो कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अभी तो कंप्लीट हो चुका है। इसकी जगह अभी जो क्लास चल रहा है हर रोज सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक, ओके, एवरी 9:30 to 10:30 every day you will get the MCQ of macroeconomics,
उसके बाद शाम 6:30 से 7:30 हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है। हर मंडे सुबह 9:30 से 10:30 आपका एनालिसिस होता है सब्जेक्टिव टेस्ट का। आप सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो संडे को और उसका एनालिसिस होता है सुबह 9:30 बजे। और उसके बाद लास्ट जो मेरी क्लास होती है वो एमसीक्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है 8 बजे से 9 बजे तक। सुबह एमसीक्यू होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आई एम सॉरी, सुबह इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एमसीक्यू होता है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत इंटरेस्टिंग। और लास्ट में आपका 8 से 9 बजे तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू होता है। ये अभी क्लासेस चल रही हैं, ओके। अब इन क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, तो बेटा इन क्लासेस के लिए आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके तहत आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है अनअकैडमी पे होंगी बेटा, मीना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होंगी। आप आज भी चाहे तो ले सकते। आपका एग्जाम मई में है तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते। इन दिस यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग। उसके बाद सारे स्ट्रीम का, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आप बाकी स्ट्रीम के भी देख सकते हो, कॉमर्स के भी देख सकते हो। देन जितने फैकल्टीज हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, सारे के सारे फैकल्टीज का लेक्चर आप देख सकते हो। जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज द प्राइसेस में हाइक सून। एंड whenever you take the subscription, use my referral code mayankcs10 और मयंक CS लाइव जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, दोनों में से कोई भी रेफरल कोड यूज करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। नाउ व्हाट आर द नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस? गिव एन एग्जांपल। ओके, नाउ ध्यान से समझिएगा। एक टॉपिक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके, द नेम ऑफ द टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर में आपको यह बताया गया कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो क्या यह जरूरी है कि वहां पे रह रहे लोगों की वेलफेयर भी बढ़ेगी? कंपलसरी है क्या ऐसा? तो उसका आंसर है कि नहीं। और क्यों नहीं, इसके लिए कई सारे पॉइंट्स दिए हैं। उनमें से एक पॉइंट है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस का। उनमें से एक पॉइंट क्या है बेटा? नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस का। अभी नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस है क्या, समझते हैं। एज द नेम सजेस्ट, वो ट्रांजैक्शंस जो मनी के लिए नहीं होते हैं या जिसका हम मनी में वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। आपको उसका एग्जाम्पल देना है और आप बताना है कि जीडीपी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आइए एक एक करके समझते हैं तीनों पार्ट को। सबसे पहले, दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर इन योर एग्जामिनेशन। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, देन यू विल राइट मीनिंग ऑफ इट। That is, non-monetary exchange refers to the goods and services produced but not exchanged for money. But not exchanged for money. मतलब क्या हुआ सर इसका? Non-monetary exchanges उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं जो मनी के लिए नहीं होता है, विदाउट मनी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके लिए जो एक्टिविटीज करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते। जैसे एक मदर का एग्जांपल लेते हैं, मम्मी आप लोगों के लिए खाना बनाती है, तो मम्मी आपसे पैसे नहीं लेती कि बेटा मेरा एक रोटी का 5 रुपए और मेरे एफर्ट्स का 10 रुपए, 15 रुपए आपको एक रोटी पड़ेगी। नहीं, द डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फैमिली मेंबर्स, द मदर is free of cost and that is non-monetary exchange। वहीं अगर मान लीजिए कि एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो उससे फीस नहीं लेगा, दैट इज ऑल्सो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। सो मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बात आता है कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा जीडीपी पर। तो एकदम सिंपल है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस के अंतर्गत प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यू एस्टिमेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जीडीपी। So the value of all these goods and services are difficult to estimate, therefore it does not form a part of the GDP। तो इन नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस का जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ता है।
The value of all these goods and services are not included in the GDP because it is difficult to estimate. आई होप ये आपको समझ में है. अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपना थिंकिंग प्रोसेस लगाइएगा कि क्या कैसे हम इन आंसर को फ्रेम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 अभी अभी जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 1 मिनट गाइस. Okay. Yes. Question is, explain the concept and the types of externalities. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है. कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. अभी अभी मैंने आपको एक जो कंसेप्ट बताया ये उसी का दूसरा पॉइंट है, जीडीपी एंड वेलफेयर. तो जब हम बात करते हैं जीडीपी और वेलफेयर की, तो अगर कोई पर्सन अगर कोई कंट्री उसकी जीडीपी लगातार इंक्रीज हो रही तो जरूरी नहीं कि वहां पे वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा. इसका पहला कारण तो था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. दूसरा कारण था टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. आइए समझते हैं क्या होता है एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है जो भी बेनिफिट्स या हार्म एक फर्म या इंडिविजुअल पहुंचाता है जिसके लिए ना तो उसको कोई पेमेंट करना पड़ता है और ना ही उसको कोई पे करता है. सर इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं. एक छोटा सा मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं. ओके, मान लीजिए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक. इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पब्लिक के लिए पार्क बनाया, पब्लिक पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट. अब इस पब्लिक का पार्क के लिए पब्लिक को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मुझे बताइए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है. यस, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है. पीयूष थोड़ा देर वेट करना बेटा, आपको एग्जाम प्रॉपर वाला डेफिनेशन दूंगा. यस, अच्छी बात है बुरी बात है. अरे शिफा डिलीट क्यों की बेटा, सही दे रही थी, एकदम सही आंसर दे रही थी. नेशनल इनकम का डेफिनेशन आप लोग को तो मैंने पढ़ाया हुआ है, यू कैन गिव आंसर. यस, पब्लिक पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, दैट इज अ गुड थिंग, पॉजिटिव चीज है ये, है ना. इससे लोगों की हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा, इससे कि लोग खुश रहेंगे. और दूसरा, उन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए के एक्टिविटीज के कारण इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज. इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है. अब जो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है उसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, कोई पेनल्टी नहीं लग रही है उनके ऊपर, नो पेनल्टी ऑन बिजनेस. लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों की हेल्थ के ऊपर, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों की हेल्थ के ऊपर. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक एक्टिविटी कर रहा है उससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है जिसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई पैसा नहीं मिल रहा है. वहीं दूसरी ओर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक और एक्टिविटी कर रहा है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग रहा है. तो एक जो होगा वो होगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और जो दूसरा होगा वो होगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. वही यहां पर लिखा है. एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स और द हार्म्स व्हिच अ फर्म और एन इंडिविजुअल causes to one another which causes to another which they for which they are not paid or penalized.
ठीक, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज में लिखेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पीयूष थोड़ा सा सब्र कर ले बेटा, मैं अभी आपको ये आंसर कंप्लीट होते ही नेशनल इनकम का प्रॉपर डेफिनेशन बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब्र करना सीखो जिंदगी में। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द बेनिफिट्स टू द अदर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द हार्म टू द अदर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है। इज इट क्लियर? द मेन थिंग विच यू नीड टू सी इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए अब भाई साहब के तकलीफ को दूर कर देते हैं। सर नेशनल इनकम का प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। बेटा आपको एक डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूं प्रॉपर, इन योर लैंग्वेज, प्रॉपर समझना। नेशनल इनकम का फुल जो एब्रीविएशन होता है वो होता है NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दो डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, समझना। पहला, नेट का मतलब एडजस्ट आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, तो आप लिखोगे इट रेफर्स टू द नेट। बनाना सिखा रहा हूं, रटाना ही रहा हूं, ध्यान से समझना। तेरे को कभी किसी गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे को कभी किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डेफिनेशन खुद से बना सकता है। एन का मतलब नेट, इट रेफर्स टू द नेट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू। पी का मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एन नेशनल का मतलब होता है बाय नॉर्मल रेसिडेंट, so it refers to the net money value of all the final goods and services produced by normal resident during a given period of time। अब ये चाहे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस करे गुड्स को, या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, अभी जिंदगी में तेरे को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि GDP@MP का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, बस ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये अगर डी पूछता तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आ जाता। मेरे लेक्चर देखो, आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, खतरनाक से खतरनाक। Royalty is definitely included in the national income because it is a factor income, income from property। ठीक है, जैसे मैंने बुक लिखी, और मैंने बुक लिखी और उसके बाद मैंने जितेश को दे दिया। ठीक है, जितेश ने बोला सर आपने बुक लिखी है, मेरे को पब्लिश करने दो, मैं बेचूंगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने लिखा है, मेहनत मेरी है, मेरे को उसके लिए रॉयल्टी चाहिए। जितनी भी बुक बिकेगी उसका टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज मेरे को एज अ रॉयल्टी चाहिए, included in my national included in my income and hence in the national income। आज का लास्ट क्वेश्चन, गाइस आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन? कि थोड़ा और एक्सटेंड करना है? एक्सटेंड कर सकता था, 5 बजे मेरी क्लास है, लेकिन चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉमिनल GDP कैन नेवर बी लेस देन, नॉमिनल GDP can never be less than
रियल जीडीपी। कमेंट, क्या ये बात सही है कि नॉमिनल जीडीपी कभी भी रियल जीडीपी से कम नहीं हो सकता है? कुछ बच्चे 11th के भी दिख रहे हैं मेरे को, वो लोग पूछेंगे सर पहले नॉमिनल और रियल समझा दो क्या होता है। चलिए समझते हैं। लिखोगे कैसे एग्जाम में आंसर? सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 बीच में लिखोगे, ठीक है, बॉक्स करके हाईलाइट करोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी का मतलब जो करंट ईयर का आउटपुट है उसको बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइस, कैलकुलेटेड एट द बेस ईयर प्राइस। ठीक है। शेख शिफा, बेटा एकदम से आंसर मत देना फॉल्स या ट्रू, सोचना पहले, सोचना पहले, भावनाओं में मत बहना। और अगर अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है कि कैसे सोच समझ के उत्तर देना है, मेरे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सेशंस में आइए, सुबह 9:30 से 10:30 और रात 8 से 9। इतना कंफ्यूजिंग एमसीक्यू दूंगा कि कभी भी बिना सोचे समझे आप उत्तर दोगे ही नहीं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करना। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अभी समझना, पहले थोड़ा सा सब्र रखो, वेट करो, वेट करो। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि 2011 है, ये 2021 है। 2011 में प्राइस चल रहा था 100 रुपये, 2021 में प्राइस चल रहा है 150 रुपये, और क्वांटिटी सोल्ड इन द करेंट ईयर इज 2000 यूनिट। अगर मान लो कि मैं रियल जीडीपी निकालता हूं तो उत्तर क्या आएगा? 100 इंटू 2000 इक्वल्स टू 2 लाख रुपए। और नॉमिनल जीडीपी निकालो तो क्या आंसर आएगा? अगर नॉमिनल जीडीपी निकालो तो क्या आंसर आएगा? $150 इंटू 2000, 3 लाख रुपए। ठीक है, मतलब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़े ही ना, बेस ईयर में प्राइस 100 था और नॉमिनल और करंट ईयर में प्राइस 80 हो गया, और आउटपुट मान लो 2000 का 2000 है, तो अब बताइए भाई साहब कि, या शिफा बहन, एक बात बताइए कि अब रियल जीडीपी निकालोगे तो ये 100 इंटू 2000 हो जाएगा, दैट इज 2 लाख। और नॉमिनल जीडीपी निकालोगे तो 80 इंटू 2000, 1,60,000। तो ऐसा हो तो सकता है आपको, लेकिन एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे आइए समझाता हूं। द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, दैट जनरली, वर्ड को कैच करना, एक एक वर्ड में जो, एक एक आंसर में जो वर्ड्स लिखाते हो बहुत सोच समझ के। क्या लिखा है? जनरली नॉमिनल जीडीपी इज हायर देन द रियल जीडीपी बिकॉज नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। हालांकि हाउएवर, अगर करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर के प्राइस से कम होता है, इफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर इज लेस देन द प्राइस ऑफ बेस ईयर, then it is possible that the nominal GDP is less than real GDP. Is it clear?
एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया है। क्लास में आपको हर चीज़ मिलेगा बेटा, मेरी क्लास में एवरीथिंग यू विल गेट। और फिर कंक्लूजन लिखोगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। Is it clear, all of you? ठीक। So with this we have ended today's session. अगर आपको ये क्लास पसंद आई, आप अपने दोस्तों से शेयर करो। मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का, CS मयंक अग्रवाल के नाम से। Transfer income and payment is never included in the national income, Piyush, because it does not add value to the goods and services. ठीक है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और जब भी आप आप सब्सक्रिप्शन ले तो मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मयंक CS10 और मयंक CS लाइव। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए टाइम टेबल प्लस क्लासेस की। यहाँ पर NCERT बेस्ड MCQ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है सुबह 9:30 से 10:30 तक। ओके, सुबह 9:30 से 10:30 तक। फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ये जो मैंने दिखाया नेशनल इनकम का, इट इज़ जस्ट अ ट्रेलर। इसके अलावा सारे चैप्टर्स की ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन में मैं आंसर लिखवाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। 6:30 से 7:30 है। सब्जेक्टिव टेस्ट का एनालिसिस होता है हर मंडे सुबह 9:30 से 10:30। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी NCERT बेस्ड MCQ हो रहा है रात 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ माई क्लासेस। अनअकैडमी में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस, कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस, कंफर्टेबली आप घर से पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जितने भी कोर्सेस हैं 11 12 के सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लाइव टेस्ट सीरीज आप दे पाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। और इन सब के लिए कीमत मात्र 2700 एक महीने के लिए, 5850 3 महीने के लिए, 9000 6 महीने के लिए और 13500 12 महीने के लिए। Suggest your friends to subscribe on Unacademy platform and use my referral code MayankCS Live to get 10% discount. ओके, और अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, अगर आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, वीकली रिपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स आप उनसे बात कर सकते हैं, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, टाइम टेबल, सारा असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है पीयूष, आप जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, आपका बेसिक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप मेरे लेक्चर देखो, यूट्यूब पर डला हुआ है। sugar purchased by a firm is sugar purchased by a biscuit company is a intermediate goods because it will be used for making the biscuits. okay, तो पीयूष आपका बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है बेटा, जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो। वॉच माय वीडियोस, यू विल गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड फिर आपके दिमाग में कभी डाउट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी टिल देन। बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।